हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 29 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 29वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 29वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 29वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 और 24 के अंदर आपस में क्या रिलेशन है। यानी कि जिस प्रकार से 6 और 24 के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन होगा 120 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से। तो ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर कर दे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई 2 का क्यूब होता है 8 और इस 8 में से यदि हम इसी 2 को क्या कर दें माइनस कर दें तो यहाँ पर 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 के बाद में हम 24 को लिख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 24 को हम लिख सकते हैं कैसे, यदि हम यहाँ पर कर दे 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27 और यदि इस 27 में से हम इसी 3 को क्या कर दें माइनस कर दें तो 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है 120 तो 120 को हम लिख सकते हैं कैसे। यहाँ पर ध्यान से देखिए 120 को हम लिख सकते हैं कैसे, यदि हम यहाँ पर क्या कर दें 5 का क्यूब कर दें। 5 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125 और इस 125 में से यदि हम इसी 5 को क्या कर दें माइनस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 120। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 120 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 से 24 बनाया गया है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर किया गया है 2 का क्यूब और उसके बाद में किया गया है 3 का क्यूब है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 से जस्ट अगली संख्या आती है 3। इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है 5 का क्यूब, तो 5 से जस्ट अगली संख्या कौन सी आती है। तो मेरे भाई 5 से जस्ट अगली संख्या आती है 6। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब होता है कितना 216। अब यहाँ पर माइनस करेंगे कितना तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर 2 का क्यूब किया गया है और 2 को ही घटाया गया है। उसके बाद में 3 का क्यूब किया गया है और 3 को ही घटाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब किया गया है और 5 को ही घटाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 6 का क्यूब, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 को ही घटा देंगे। तो 216 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 210। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 210। अब हमें देखना है कि संख्या 210 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 210 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से
सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से एस एफ एच को यहाँ पर एच एफ एस लिखा गया है उसी प्रकार से एफ जे के को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर एस एफ एच से यहाँ पर एच एफ एस कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि एफ जे के से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर एस एफ एच से यहाँ पर एच एफ एस कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर जो अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं वही अल्फाबेट लेटर में यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इनका स्थान चेंज करके लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर पहला लेटर है एस, इस एस को यहाँ पर लिखा गया है 3 नंबर पर है। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर पर एफ दिया गया है इसको यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर पर है, और जो यहाँ पर एच दिया गया है 1 यानी कि 3 नंबर पर है इसको यहाँ पर लिखा गया है 1 नंबर पर है। यानी कि पहले लेटर को लिखा गया है 3 नंबर पर है और 3 नंबर के लेटर को लिखा गया है 1 नंबर पर है। और मेरे भाई जो इन दोनों के बीच में लेटर दिया गया है इसको इन दोनों के बीच में ही लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो पहला लेटर है एफ इसको तो हम लिखेंगे 3 नंबर पर है, यानी कि 3 नंबर पर हम लिखेंगे क्या, एफ। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो 3 नंबर पर लेटर दिया गया है के, इसको हम लिखेंगे 1 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे के। और इन दोनों के बीच में हमें दिया गया है जे, तो इन दोनों के बीच में ही हम लिख देंगे जे को। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएगा के जे एफ। अब हमें देखना है कि के जे एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए के जे एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 507, उसके बाद में दिया गया है 251, उसके बाद में दिया गया है 123, 123 के बाद में दिया गया है 59, 59 के बाद में दिया गया है 27 और 27 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई
आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 507, उसके बाद में दिया गया है 251। तो मेरे भाई 507 से यहाँ पर 251 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 507 में से क्या कर दें 256 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 251। इसी प्रकार से देखिए 251 के बाद में दिया गया है 123, तो मेरे भाई 251 से 123 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 251 में से क्या कर दें, यहाँ पर -128 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 123। उसके बाद में देखिए 123 के बाद में हमें दिया गया है 59, तो 123 से 59 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 123 में से क्या कर दें -64 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 59। उसके बाद में देखिए 59 के बाद में हमें दिया गया है 27, तो 59 से 27 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 59 में से क्या कर दें -32 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 27। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 27 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन कितना माइनस होगा तो वो देखिए। देखिए सबसे पहले संख्या है 256, उसके बाद में संख्या है 128, उसके बाद में संख्या है 64 और उसके बाद में संख्या है 32। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 256 से 128 बन जाएगा कैसे, यदि हम 256 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 128। अब मेरे भाई 128 के बाद में दिया गया है 64, तो 128 से 64 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 128 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 64। फिर देखिए 64 के बाद में हमें दिया गया है 32, तो 64 से 32 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 64 को भी क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 32। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 32 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर सभी को 2 से भाग किया गया है, तो यहाँ पर हम 32 को भी क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 32 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 27 में से क्या कर दें -16 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 27 में से हमें क्या करना है 16 को घटा देना है, तो 27 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 11 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा जीके, जीएस और साइंस का। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट मिलेगा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में
मिलने वाले हैं। यानी कि आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन कंप्लीट 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरें ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटरें आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने सीरीज में जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में पहला लेटर है एल। एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में है एक्स। एक्स आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर है। एक्स के बाद में है एफ। एफ आता है 6 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर आगे देखिए, आगे है एम। एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। एम के बाद में टी। टी आता है 20 नंबर पर है। टी के बाद में है जे। जे आता है 10 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई आगे देखिए, आगे इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सभी के नंबरिंग करेंगे। जैसे आगे है एन। एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में पी है। पी आता है 16 नंबर पर है। पी के बाद में फिर से एन है तो यहाँ पर एन आता है 14 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 14। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए आगे, आगे क्या है, ओ है। ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। ओ के बाद में क्या है एल। एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में क्या है आर। आर आता है 18 नंबर पर। इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12। 12 के बाद में आगे देखिए क्या है 13। तो 12 से 13 हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो हो जाएगा 13। 13 के बाद में देखिए आगे, आगे क्या है 14। 13 से 14 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दे, +1 कर दे तो बन जाएगा 14। 14 के बाद में देखिए आगे क्या है 15। 14 से 15 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दे, +1 कर दें तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे क्या करेंगे, अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए सभी के अंदर +1 हुआ है तो 15 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो मेरे भाई 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16। 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी। तो यहाँ पर हम पहला लेटर भर देंगे पी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यानी कि अब फर्स्ट से चलेंगे। यहाँ पर क्या है 24। 24 से आगे चलेंगे तो कितना है 20 है। तो 24 से 20 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 16। 20 से 16 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें, -4 कर देंगे तो बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 12। तो 16 से 12 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 में से क्या कर दें, -4 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 12 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सभी में -4 हुआ है तो यहां पर 12 में भी क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो 12 में से -4 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एच, तो यहां पर हम भर देंगे एच। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखिए जो लेटर यानी कि जो संख्या बच गई उसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहाँ पर है 6। 6 से बन रहा है क्या 10 है। तो 6 से 10 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दे, +4 कर दें तो बन जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 से बन रहा है कितना 14। तो 10 से 14 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दे, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 18। तो 14 से 18 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे तो बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 18 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे।
करेंगे तो सभी के अंदर +4 हुआ है तो 18 के अंदर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22 है। और मेरे भाई 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहाँ पर हम लेटर भर देंगे वी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा PHV। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए PHV ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी सांकेतिक भाषा में SAFER को यहाँ पर ये लिखा जाता है और RIDE को यहाँ पर ये लिखा जाता है, तो FEDS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि FEDS को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखा जाएगा। तो उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ई लेटर दिया गया है, इस ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ई दिया गया है तो इसको भी यहाँ पर लिखा गया है हैज। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें आर दिया गया है, इस आर को लिखा गया है 2। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आर दिया गया है तो इस आर को भी लिखा गया है 2। यानी कि यहाँ पर हमें जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी अल्फाबेट लेटर को इसी प्रश्न के अंदर देखकर पता करना है कि क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको हम सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटर दिया गया है एफ, एफ को क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एफ को यहाँ पर लिखा गया है 3, तो यहाँ पर भी हम एफ को लिख देंगे 3। एफ के बाद में क्या है ई, तो मेरे भाई ई को क्या लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ई को यहाँ पर लिखा गया है हैज, तो यहाँ पर भी हम ई को क्या लिखेंगे मेरे भाई हैज लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या है ई के बाद में है डी, डी को क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए डी को यहाँ पर लिखा गया है प्रतिशत, तो यहाँ पर हम डी को लिखेंगे क्या प्रतिशत। उसके बाद में क्या है एस, एस को क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एस को यहाँ पर लिखा गया है 5, तो यहाँ पर हम एस को लिखेंगे 5। यानी कि FEDS इसको लिखा जाएगा 3 हैज प्रतिशत 5। अब हमें देखना है कि ये सभी किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हाँ सर ये सभी हमें दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि 3 हैज प्रतिशत 5 ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन ए महमूद बिन कासिम, ऑप्शन बी है सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी है महमूद गोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोदी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोदी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1885 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1886 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1890 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1905 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि WBC का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई याद रखना WBC या श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी है कानपुर से, ऑप्शन सी है मेरठ से और ऑप्शन डी है लखनऊ से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन डी है भूमध्य सागर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। और मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन सी जेम्स एंड्रयूज को और ऑप्शन डी है
जॉन मथाई को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए वर्ष 1853 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1861 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1870 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1885 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वर्ष 1853 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे तक, ऑप्शन बी है दिल्ली से कोलकाता तक, ऑप्शन सी है चेन्नई से कोलकाता तक और ऑप्शन डी है कोलकाता से पटना तक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे तक। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी है अशोक को और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे समुद्रगुप्त। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।